वॉइस भी सही आ रही है ना? लेक्चर स्टार्ट करें? यस सर, स्टार्ट करें, अब आवाज आ रही है। ठीक है, मैं कह रहा था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीपीएससी में इससे रिलेटेड एमसीक्यू लाजमी आता है। इंटरव्यू में आप चले जाएं तो आपसे लाजमी पूछा जाएगा, यानी कि जो भी है ना हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें ये क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर एमडी कैट का सिलेबस भी देखा हो तो एक बात और आपको बता दूं कि जो एमडी कैट वाले जो सिलेबस है ना, जो उन्होंने चैप्टर्स रखे हुए हैं, ये चैप्टर आप पीपीएससी के लिए लाजमी किया करें। जो भी उन्होंने चैप्टर रखे वो एमएससी के लिहाज से भी करें और एफएससी के लिहाज से भी करें, ठीक है? क्योंकि वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसलिए उन्होंने वही टॉपिक रखे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉलम थे, उन्होंने कॉलम्स ला कैसे डिस्कवर किया? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी उन्होंने बेस बना के उन्होंने वो चीज़ डिस्कवर की? फिजिक्स में ना जो सारा काम है वो इंटरलिंक्ड है। ये नहीं होता कि एक साइंटिस्ट ने काम किया दूसरे ने आके अपना आजादाना तौर पे काम किया, बल्कि सारों ने मिलकर काम किया है। तो सबसे पहले हम पता है कि जो न्यूटन है उसने हमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो जो कॉलम थे उन्होंने इसी लॉ की एनालॉजी इस्तेमाल की। उन्होंने कहा अगर जो मैसेज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो फिर हम चार्जेस के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं, क्या पता वो भी अट्रैक्ट करें। अब जब कॉलम ने ये बात सोच के वो उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट ही करेंगे, क्योंकि न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ में था कि मैसेज अट्रैक्ट करती हैं। तो उसने यही सोच के कहा कि जो चार्जेस है वो भी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने देखा चार्जेस अट्रैक्ट भी कर रही हैं और रिपेल भी कर रही हैं। तो फिर उसने अपना वो लॉ दिया। सबसे पहले अब आज का क्वेश्चन ये है कि न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ कहता है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन हम तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन हम भी तो मैस ही हैं ना, लेकिन फिर हम आप एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? और न्यूटन हमें ये कहा है कि हर कायनात यूनिवर्स में हर मैस दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका आंसर करें। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत कम होती है। क्यों कम होती है हमारी? हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कम होती है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से कैसे आ गई? वो तो सरफेस फोर्स होती है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तो हम एक दूसरे को अट्रैक्शन हमारी वो खत्म नहीं ना होती। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यूनिवर्स में हर मैस दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन का लॉ है। तो लॉ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ऐसे नहीं बन जाता। तो जब लॉ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो हम एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? हम भी तो मैस है। हम किताब को खींच के अपने पास ले आए, हम सोफे को खींच के अपने पास ले आए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? क्या हम अट्रैक्शन नहीं कर रहे? अगर हम अट्रैक्शन नहीं कर रहे इसका मतलब न्यूटन का लॉ गलत है, लेकिन न्यूटन का लॉ तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी करें। जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप उसका आंसर है वो चैट बॉक्स में टाइप करें, या चैट बॉक्स में टाइप ही करें, वही बेस्ट है। अट्रैक्शन कम होती है, ये तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन क्यों कम होती है? हाँ, वैल्यू ऑफ जी इज वेरी वेरी स्मॉल, ये आंसर है इसका। तो देखिए जो वैल्यू ऑफ जी है ये वेरी वेरी स्मॉल होती है। वैल्यू ऑफ जी क्या होती है हमारे पास? 6.67 इंटू 10 माइनस में कितनी होती है? -11 होती है। ठीक हो गया।
तो अब ना इसकी वैल्यू होती है जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो यानी कि -11 का मतलब है आपने जो जीरोस लगानी है वो आपने लेफ्ट साइड पे लगानी है, -11। अगर आप पावर को खत्म कर दें तो फिर आपका वो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, फिर हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 0.0003 तीन हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 6 6 7। यानी जब हमने पावर को खत्म किया तो वैल्यू ऑफ जी हमारे पास ये बन रही है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी वैल्यू है। तो जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी m1 और हमारा जो मैथ m1 है वो भी कितना को होता है हमारा 100 kg हो जाएगा, 100 200 हो जाएगा। तो हमारा मैथ m1 जी वो 100 kg फॉर एग्जांपल हो गया, दूसरे का मैथ जी 200 kg हो गया। तो ये कितने को बड़े मैसेज हैं, ज़ाहिर छोटे से मैसेज हम। और फिर हमारे में जो डिस्टेंस है आर वो भी आर स्क्वायर है, तो यानी कि डिस्टेंस भी फिर वो ज्यादा चेंज होता है। तो जब इस सारे को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा इसी वो पॉइंट्स में बहुत वेरी वेरी स्मॉल आता है, जिसको मैथ में नेग्लिजिबल कर सकते हैं। वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, पूरा जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर जीरो हो फिर न्यूटन का लॉ गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका आंसर जीरो आता है इसका मतलब हमारे दरमियान कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हमारा आंसर है पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो हो जाए लेकिन ये नंबर आपको जरूर मिलेगा, कोई ना कोई 1 2 3। तो इसका मतलब है ये न वैल्यू आती है, तो जब वैल्यू आती है इसका मतलब न्यूटन का लॉ बिल्कुल ठीक है। और जी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, ये किस पे डिपेंड करता है यूनिवर्सल कांस्टेंट? यूनिवर्सल कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जो जिसकी वैल्यू पूरी यूनिवर्स में सेम है। अब जो यूनिवर्स है वो हमारी सिर्फ अर्थ नहीं है, हमारा वो सोलर सिस्टम नहीं है, बल्कि पूरी यूनिवर्स है। यूनिवर्स में जहां पर मर्जी चले जाए तो यूनिवर्स का पता भी नहीं है उसका साइज कितना है। तो वो पूरी यूनिवर्स में जी की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, ये ही वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो किस किस को पता है, अपने जो जो आपके माइंड में है यूनिवर्सल कांस्टेंट वो चैट बॉक्स में लिखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। आपके माइंड में जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट आपको याद है सारे चैट बॉक्स में लिखें, ताकि फिर सबकी ये यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। मैथ्स यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मैथ्स चेंज होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैथ्स यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। एक हमारे पास कैपिटल जी हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट, और कोई बताएं क्या ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, या ई ओवर एम ये क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है? 26 का क्या मतलब है? दूसरा हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है ई/m, चार्ज टू मास रेशियो, ये भी हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। प्लांक्स कांस्टेंट ये भी हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ये भी हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और आपके माइंड में कोई आ रहा हो? चार मैंने बता दिए हैं, कैपिटल जी, ई/m, रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी, परमिटिविटी। ये तो वैसे कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट तो ना हुआ है, ये तो डिपेंडेंट होते हैं। मजीद आपने ना ये गूगल से सर्च करना है नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। आपने ना आप ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको समझ लें, आपने यूनिवर्सल कांस्टेंट आपने सर्च करने हैं और इसको नोट्स में अपने ऐड कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ये बताया
कि जो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, इसकी एनालॉजी को इस्तेमाल करके कोलम्स ने उसने वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ दिया। He says that since two masses attract each other in the same way, the charges can attract. But when they perform the experiment, मरियम ताहिर कह रही है आवाज नहीं आ रही, क्या बाकियों को भी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? मरियम आपके इंटरनेट का इशू है, वॉइस आ रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जिनको वॉइस वगैरह का इशू है उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, परेशान नहीं होना। तो ही सेज दैट when he performed experiment, he saw that the two charges also repel each other with the same force. अब यह बड़ा मजे का एक्सप्रेशन है कि ये हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई। ये एक्सप्रेशन क्यों आता है कॉलम्स लॉ में? ये एक प्रोफेसर ने पूछा था इंटरव्यू में, कि उसने कहा था कि आप कॉलम्स लॉ बचपन से पढ़ रहे हो, मैट्रिक में पढ़ा, एफएससी में पढ़ा, बीएससी में पढ़ा, तो ये जो के में हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्यों आता है? तो इसका आंसर किसी को पता है? कि कॉलम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है, क्यों आता है? क्या इसका रीजन आपको पता है? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप कॉलम्स लॉ पढ़ के चले जाती हो जी, वो पॉइंट चार्जेस होता है ये वो, लेकिन वो इंटरव्यू जो प्रोफेसर बैठे होती हैं वो आपकी फिर टोटली नई क्वेश्चन आपको वो पूछ लेते हैं। चार्ज हैव सॉलिड स्फीयर सिमेट्री एंड द टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई। तो 4 पाई होता है ड्यू टू रेडियस ऑफ चार्ज। तो अगर आपने इसका आंसर देखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो मैं ग्रुप में वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, मैंने पूरी डिटेल से 20-25 मिनट का जो लेक्चर है वो मैंने बनाया हुआ है सिर्फ इस बात पे, तो वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो फिर आपने वहां से देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात कि कॉलम्स लॉ में 1/r² ही क्यों आता है? ये r² ऊपर क्यों नहीं आता, या r जो है ये यहाँ पर r क्यों नहीं आता, या r³ क्यों नहीं आता, r⁴ क्यों नहीं आती? तो ये इसका आंसर बताएं मुझे आप। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है और 1/r² कैसे आता है। इन दोनों सवालात के जवाब मैंने वीडियो बनाई हुई है, सारे 25-25 मिनट 20-25 मिनट की वीडियो सिर्फ इस बात पे मैंने बनाई है, और 15-20 मिनट की वीडियो सिर्फ इस बात पे बनाई है। तो टोटल अगर आप देख ले सिर्फ इन दो बातों पे 40-50 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, तो फिर आप वहाँ अंदाजा लगा लें कि मैंने कितना चीज़ों को वहाँ पे वेल एक्सप्लेन किया है। तो फिर मैं वो दो वीडियोस का लिंक आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल, आपको वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, पूरी रीजन लिखी हुई है, प्रूफ किया हुआ एक्सपेरिमेंट, वो पूरा आपको प्रूफ किया कि ये कैसे आता है। अब नेक्स्ट मेरा सवाल है, पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज क्या होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, पॉइंट चार्ज से पहले सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन बताएं कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, इन्फिनिटी का कितना को डिस्टेंस होता है, ये आप मुझे बता दें। फिजिक्स में इन्फिनिटी कितना डिस्टेंस होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होती, इनफाइनाइट उसकी रेंज होती है। नूर ने कहा है अनलिमिटेड नो रेंज। If the distance between the two charges is greater 300 times is point charge। जहांगीर ने कहा है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 300 टाइम्स ज्यादा कर दिया जाए तब वो पॉइंट चार्ज बनते हैं। क्या इससे कम डिस्टेंस हो वो पॉइंट चार्ज नहीं बनेंगे?
जहांगीर आप कह रहे हैं कि उनके साइज से 300 टाइम्स अगर डिस्टेंस ज्यादा कर दिया जाए तो वो फिर पॉइंट चार्ज होते हैं, क्या इससे कम डिस्टेंस पे वो पॉइंट चार्ज नहीं बनेंगे? सबसे पहले इन्फिनिटी का बताएं ना, ये फिर दूसरा क्वेश्चन रखते हैं। सबसे पहले मुझे इन्फिनिटी का बताया कि फिजिक्स में इन्फिनिटी का कितना डिस्टेंस होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी मैटर करती हैं इंटरव्यू में। हमने पढ़ा होता है कि इन्फिनिटी का मतलब है ला महदूद, इंग्लिश का मीनिंग है। लेकिन फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब रिलेटिव टर्म, ये रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि ला महदूद फासला ही हो तो वो इन्फिनिटी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक दीवार है, ठीक है, ये वाली, यहाँ पे एक छोटी सी च्यूंटी चल रही है। अब देखिए जो च्यूंटी है उसके लिए ये सारी जो दीवार है वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि उसको ये सारा उसकी वो उसको ऐसे लगेगा ये दीवार बस चल रही है चल रही है, ये खत्म नहीं हो रही। तो इसलिए इस च्यूंटी के लिए ये जो दीवार है वो इनफाइनाइट है, लेकिन हमारे लिए तो ये दीवार इनफाइनाइट तो नहीं ना हुई, हमारे लिए तो ये फाइनाइट है। तो यानी कि इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। किसी एक के हिसाब से वो चीज अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, लेकिन दूसरे के हिसाब से वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे नहीं हो सकती। तो फिजिक्स में अगर आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्फिनिटी कितना डिस्टेंस होता है, तो आपने कहना है कि ये रिलेटिव टर्म होती है। तो ये किसी के रिस्पेक्ट से हम बताएंगे ये उसके रिस्पेक्ट से ये इन्फिनिटी है या नहीं है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। तो अब नेक्स्ट है पॉइंट चार्ज। तो अभी के तनवीर ने बताया कि जी पॉइंट चार्ज अगर 300 टाइम्स डिस्टेंस ज्यादा कर दिया जाए तब पॉइंट चार्ज बनता है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक छोटा सा चार्ज है, ठीक है, और एक ये छोटा सा चार्ज है, ये दो हमारे पास छोटे से चार्जेस हैं। जब हम इनको दूर ले जाएंगे, इनको हमने क्या किया, एक को यहाँ पे रख दिया और एक को यहाँ पे रख दिया, यानी कि इनके दिमाग जो डिस्टेंस है वो हमने ज्यादा कर दिया। जब यहां पर हम देखेंगे इस चार्ज को, एज पर इंडियन सिलेबस इट इज करेक्ट, मैं अभी आपको प्रूफ करने जा रहा हूं ना। A point charge is an electric charge when the linear size of charge bodies are much smaller. आप ना वर्डिंग बड़ी मुश्किल लिख रहे हैं, मैं सिंपल कंसेप्ट पूछ रहा हूँ, आप ना वो बड़ी वो मुश्किल इंग्लिश यूज कर रहे हैं। A point charge is an electric charge when the linear size of charge bodies are much smaller than the distance between them. Ignored and charge bodies are called. खैर जो भी है, अब देखिए ये छोटा सा, ये एक छोटा सा चार्ज है, ये एक छोटा सा चार्ज है। तो मैंने इनके दिमाग जो डिस्टेंस है वो मैंने ज्यादा कर दिया। यहाँ पर खड़े होकर इस चार्ज को देखें तो आपको पॉइंट चार्ज नजर आएगा, पॉइंट की तरह नजर आएगा। यहाँ पे खड़े होकर इसको देखें तो ये आपको पॉइंट की तरह नजर आएगा। जैसे लेट्स सपोज ये जो है ना चीनी के दाने, तो उनको आप थोड़ा सा भी दूर करें ना वो आपको पॉइंट की तरह नजर आएगा। चीनी के दाने है ना, दो चीनी के दाने, आप चीनी के दानों को थोड़ा सा दूर कर दें तो वो चीनी के दाने आपको क्या नजर आएंगे, पॉइंट की तरह नजर आएंगे। तो यानी कि हमने डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा किया है तो वो हमें एक दूसरे, वो हमें क्या नजर आना शुरू हो गया, पॉइंट की तरह। लेकिन अगर ये एज मून इज विजिबल स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हैंस मून अ पॉइंट मैस, मून तो हमें बड़ा नजर आता है, पॉइंट की तरह तो नजर ही ना आता मून। पॉइंट का मतलब है सिर्फ डॉट, ये जो है ना ये डॉट, ये थोड़ा सा बड़ा डॉट बन गया ना, जब आप वो पेंसिल से डॉट लगाते हैं ना वो डॉट हमें नजर आना चाहिए, उसको पॉइंट बोलते हैं। चांद तो हमें बड़ा सा नजर आता है, वो उसको हम पॉइंट नहीं, पॉइंट तो नहीं ना बोल सकते। जब एक चार्ज पे खड़े होकर दूसरे चार्ज को देखें तो दूसरा चार्ज आपको पॉइंट की तरह नजर आना चाहिए। जब हम जमीन पे खड़े होकर चांद को देखते हैं तो चांद हमें वो बड़ा नजर आता है, हमें पॉइंट नजर नहीं आता। लेकिन जब आप आसमान पे देखती हो स्टार्स को, वो आपको पॉइंट की तरह नजर आते हैं, वो उनको आप कह सकते हैं पॉइंट चार्जेस। स्टार तो आपको बड़ा नजर आता है।
अब मैंने एग्जांपल दिया कि जो चीनी है, चीनी के दानों को आप थोड़ा सा दूर कर दे, वो आपको क्या नजर आएंगे? पॉइंट। लेकिन जो एक सन है, अब सन के जो कई करोड़ अरब जमीनों को आप इकट्ठा कर दिया जाए, तब जाकर वो क्या बनता है? हमारे पास एक सन बनता है। तो तब जाके वो हमारे पास सन बनता है। तो अगर दो सन को आपने पॉइंट चार्ज बनाना है, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको बहुत 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 ही ज्यादा करना पड़ेगा। कई लाख लाइट ईयर्स आपको उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर वो पॉइंट आपको नजर आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक हमारे पास दो बड़े दो हमारे पास ना दो बड़े स्टार्स हैं। कितने बड़े स्टार हैं? सन जितने हैं, ठीक है? या सन से भी कई लाख या कई करोड़ गुना बड़े हमारे पास दो स्टार्स हैं, ठीक है? अब ये दो इतने बड़े स्टार्स हैं, तो इनको पॉइंट चार्जेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है ये जो इनका साइज है वो बहुत बड़ा है, कई करोड़ सन को मिलाकर एक स्टार बना है, तो यानी कि इसका साइज बहुत बड़ा है। तो इनको अगर हमने पॉइंट बनाना है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो जाहिर है कई लाख, कई करोड़, कई अरब लाइट ईयर्स हो, तब जाकर ये हमें ये एक पॉइंट चार्ज बनेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए जरूरी है कि जब आप यहाँ पे खड़े होकर देखें तो ये आपको पॉइंट की तरह नजर आए, यहाँ पे खड़े होकर इसको देखें तो ये आपको पॉइंट की तरह नजर आए। जब दोनों जगह पर आप खड़े होकर एक दूसरे को देखें तब वो आपको पॉइंट की तरह नजर आए, तब जाकर ये पॉइंट चार्ज बनता है। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा भी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रेंज है वो इनफाइनाइट है। तो कॉलम्स ने क्या किया था? दो चार्जेस को इतना दूर रखा था, दो जो कॉलम्स ला है वो इन दो चार्जेस के में जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हम बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि इनके में जो डिस्टेंस है वो बड़ा कम है या बड़ा ज्यादा, हम बोलते हैं कि दोनों के में जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा तब आप जो यहाँ पे खड़े होकर देखें इस स्टार को, तब आपको ये पॉइंट की तरह नजर आएगा। जब यहाँ पे खड़े होकर इस स्टार को देखें तब आपको ये पॉइंट की तरह नजर आएगा। लेकिन जो चीनी के दाने हैं, तो चीनी के दाने को आप 10 सेंटीमीटर दूर कर दें तो वो आपको पॉइंट की तरह नजर आना शुरू कर देगा। और यहाँ पर आपको कई अरब लाइट ईयर से दूर करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपको नजर आएगा पॉइंट की तरह। तो पॉइंट चार्ज वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है? तो फिर मैं आगे चलता हूँ। चैट बॉक्स में बता रहे पॉइंट चार्ज वाला कंसेप्ट क्लियर है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कॉलम्स ला है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अब इसका आंसर दे, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल क्यों है? अगर डिस्टेंस देखे, अगर हम डिस्टेंस कम कर दें, सही है, अगर ये मान ये फॉर एग्जांपल ये दो, ये हमने डिस्टेंस कम किया दो स्टार्स के दरमियान, सही है, पहले ये पॉइंट थे दोनों, पहले ये आपको ये इस तरह नजर आ रहे थे, ये इतनी दूर थे, पहले ये पॉइंट्स की तरह नजर आ रहे थे। मैंने क्या किया? मैंने इनके दरमियान डिस्टेंस कम कर दिया। जब डिस्टेंस मैंने कम किया तब ये इनकी शेप बड़ी हो गई, तब हमें बड़े नजर आने लग गए। तो जब ये बड़े नजर आने लग जाएंगे तब कॉलम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो सकता, तब आप कॉलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। कॉलम्स लॉ आप तभी अप्लाई कर सकती हैं जब वो चार्जेस पॉइंट चार्ज की तरह आपको नजर आए। पॉइंट चार्ज का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, वो इतना छोटा चार्ज होता है, इतना छोटा चार्ज होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, उसकी डायमेंशन जीरो होती हैं। यानी कि इतना छोटा चार्ज, क्योंकि आप देख जब आप पेन से वो डॉट लगाते हैं उसका कितना वो छोटा डॉट बनता है। जैसे ये देख लें, ये इतना छोटा सा डॉट है, इसका क्या वॉल्यूम होगा, इसका क्या इसकी डायमेंशन होंगी? डायमेंशन अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है ना, क्योंकि ये इतना छोटा है तो इसकी डायमेंशन हम जीरो ही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वेरी 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 स्मॉल होती हैं। ये पॉइंट है ना, यहाँ से आप देख लें, तो इस पॉइंट को आपकी क्या इसकी वैल्यू होगी, क्या इसका साइज होगा। लेकिन जब हम इनके डिस्टेंस कम कर देती हैं और ये हमें इसका साइज बड़ा नजर आने लग जाता है, तो यहाँ पर कॉलम्स लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि जब चार्जेस का डिस्टेंस कम होता है तब जो दूसरी फोर्सेस है वो भी उस पर इफेक्ट डाल सकती हैं। कॉलम ने सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन देखनी थी, इसके अलावा जो दूसरी जो फोर्सेस होती हैं उनको वो उसने कंसीडर नहीं था करना। अगर आप डिस्टेंस कम करते जाएं तो फिर वो
आपको जो इफेक्ट है वो आपको सही तरह वो आप स्टडी नहीं कर सकते। जहां पर अगर पॉइंट की तरह दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस ही बने, तब आप एक चार्ज पर दूसरी चार्ज जो फोर्स है वो आप दूसरे पर मालूम कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाए, सबसे पहली बात यह है कि जो कॉलम ने था उसने क्या स्टडी करना था। उसने ये स्टडी करना था कि दो चार्जेस के एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लगाते हैं या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाती हैं, और जब वो रेस्ट पे होते हैं तब वो फोर्स कौन से लगाते हैं। यानी कि उसने रेस्ट पे फोर्स की नेचर को स्टडी करने के लिए उसने ये किया था। इसलिए उसने क्या किया था कि डिस्टेंस उसने इतना ज्यादा कर दिया इन दो चार्जेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स हो, और वो फोर्स हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा और कोई फोर्स मौजूद ना हो। लेकिन जब आप डिस्टेंस कम कर देती हैं तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो आपको सिर्फ वो फोर्स सिंगल फोर्स नहीं रह जाएगी, बल्कि दूसरी फोर्सेस भी आना शुरू हो जाएंगी। प्रोटॉन में भी अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक एटम के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन दूसरे वो जो इंटरेक्शन होता है आपस में वो इनका अट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रेजेंट होगी। लेकिन जब डिस्टेंस कम होता है तब फिर एक एटम का दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन डेवलप हो जाती हैं। ठीक हो गया? आप समझ आ गई इस बात की? तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में। नूर आपको बात की समझ आ गई है तो बता रहे, फिर हम आगे चलते हैं। 5 मिनट रह गए हैं रिकॉर्डिंग में, तो फिर हम आगे चलते हैं। इंटरव्यू अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलम्स लॉ के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान, अब देखिए ये दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है, और ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो इनके दरमियान ये दोनों पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तब फिर क्या होगा, ये एक दो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। अगर एक दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद होगी, ठीक है, ये हो गया। अगर डिस्टेंस कम कर दिया है तो ये देखें, ये हमारा फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, और ये हमारा थर्ड शेल हो गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इसके दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ भी, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर ना वो सही नहीं बन रहा, बड़ी मुश्किल से ये होता है। मेरे पास वो टचेबल है नहीं लैपटॉप, इसलिए। अब देखिए जब ये करीब आ गई हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन कर सकती हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन कर सकती हैं, इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस से इंटरेक्शन कर सकती हैं, इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन कर सकती हैं। तो तब तो एक फोर्स मौजूद नहीं ना होगी, यहाँ पर सिर्फ सिंगल फोर्स मौजूद होगी। इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो यहाँ पर इंटरेक्ट नहीं कर रहे, या इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये वो जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। अब रिकॉर्डिंग के टाइम 2 मिनट रह गया है, तो अब आप क्वेश्चन पूछ लें या थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के सुना देता हूँ। पॉइंट चार्ज इज द चार्ज विद डायमेंशन सो मच स्मॉलर, ये डेफिनेशन है, यहाँ ये आप याद कर सकती हैं। Then the other dimensions appearing in the problem so that they can be ignored. A charge can be considered a point charge if its size is very, very small as compared to the distance from which it is viewed. It should look like a point. ये आपको point की तरह नजर आना चाहिए। Two charges can be considered as point charges if their sizes are very, very small. Then the separation between them, as each one will look like a point if viewed from other, or in other words, each one is a
पॉइंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द अदर, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से आपको पॉइंट नजर आने चाहिए। द पॉइंट चार्ज में हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव। For a better understanding what I said above, I will explain through an easier example. An average star can roughly fit 1.3 million Earth in it, and yet, because we are at such a huge distance, it feels like a point. A salt particle, like on the other hand, feels like a point even when you hold it 2 centimeter from your eye. तो साल्ट को अगर आप 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा उनको दूर कर दें तब वो आपको पॉइंट की तरह नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो स्टार है, कितना बड़ा स्टार है कि 13 मिलियन जो जमीनें हैं उनको ये मिलाया जाए तब जाके एक स्टार बनता है। तो वो भी हमें क्या नजर आता है, पॉइंट की तरह नजर आता है, क्योंकि हमारे दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखे कई लाख लाइट ईयर्स डिस्टेंस ज्यादा है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर ज्यादा करें तो वो हमें पॉइंट की तरह नजर आना शुरू हो जाएंगे। So a point charge is defined not by its real size or distance, but ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, but by its relative effect on the observer eye। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A point charge is defined not by its real size or distance, but by its relative effect on the observer's eye। तब वो आपको क्या नजर आना चाहिए, पॉइंट की तरह नजर आना चाहिए। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं।